बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू। एक सीधी सी लाइन, लेकिन डर ऐसा कि रूह तक कांप जाए। जॉर्ज ऑरवेल की किताब 1984 कोई सामान्य उपन्यास नहीं है। यह कल्पना के भेष में एक भविष्यवाणी है। यह सिर्फ किताब नहीं, एक चेतावनी है। और आज इस 21वीं सदी में यह पहले से कहीं अधिक सच्ची लगती है। जॉर्ज ऑरवेल, असली नाम एरिक आर्थर ब्लेयर, एक ब्रिटिश लेखक, पत्रकार और आलोचक, जिनका जन्म सन 1903 में बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत मोतिहारी में हुआ था, जो आज बिहार राज्य के अंतर्गत आता है। उनकी दो सबसे प्रसिद्ध रचनाएं, एनिमल फार्म, तानाशाही पर एक प्रतीकात्मक कथा, 1984, तानाशाही की पराकाष्ठा पर आधारित डिस्टोपियन उपन्यास। ऑरवेल ने 1984 को लिखा 1948 में और साल का उल्टा करके किताब का नाम रखा 1984। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां हर नागरिक पर हर समय नज़र रखी जाती है, जहां सोचने तक की स्वतंत्रता को अपराध बना दिया गया है। इस दुनिया में प्यार एक अपराध है, इतिहास एक झूठ है, स्वतंत्रता एक भ्रम है और सत्ता शाश्वत है। कहानी के केंद्र में है विंस्टन स्मिथ, एक मामूली सरकारी कर्मचारी जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ में काम करता है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ का काम क्या है? झूठ फैलाना। यह मंत्रालय पुराने अखबारों, किताबों, रिकॉर्ड्स को संपादित करता है ताकि पार्टी के हर दावे को हमेशा सही साबित किया जा सके। उदाहरण के लिए, अगर पार्टी ने कहा कि इस साल अनाज उत्पादन 100 टन हुआ, लेकिन हुआ सिर्फ 30 टन, तो विंस्टन और उसके जैसे कर्मचारी पुराने रिकॉर्ड बदल देते हैं। यानी कि झूठ को बार बार दोहराओ, वो सच बन जाएगा। ये पार्टी का मूल मंत्र है। हर घर में टेलीस्क्रीन लगा है। वो स्क्रीन टीवी की तरह दिखता है, लेकिन वो सिर्फ दिखाता नहीं, सुनता और देखता भी है। हर समय हर व्यक्ति पर नज़र रखी जाती है, यहाँ तक कि चेहरा बिगाड़ कर मुस्कुरा देना फेस क्राइम कहलाता है। अगर आपके चेहरे पर सही समय पर सही भाव नहीं दिखा तो आप अपराधी हैं। ऑरवेल ने इसे कहा, थॉट क्राइम डज नॉट इंटेल डेथ, थॉट क्राइम इज़ डेथ। विंस्टन अंदर ही अंदर विद्रोह कर रहा है। वो जानता है कि पार्टी झूठ बोलती है, वो जानता है कि वो गुलाम है, लेकिन वो चुप है क्योंकि बोलने का मतलब है मृत्यु। फिर भी एक दिन वह चुप नहीं रहता। वो एक डायरी निकालता है जिसे छुपाना भी अपराध है और लिखता है, डाउन विथ बिग ब्रदर। ये एक अकेले आदमी की चीख है जो अकेले में डरते हुए सोचता है, क्या मैं अकेला ही हूँ जिसे ये सब गलत लगता है? हर दिन एक प्रथा होती है, 2 मिनट्स हेट। सभी लोग एक स्क्रीन के सामने इकट्ठा होते हैं और एक आदमी की वीडियो को देखते हैं, इमैनुअल गोल्डस्टीन, जो पार्टी का दुश्मन बताया जाता है। लोग चिल्लाते हैं, गालियां देते हैं और नफ़रत का ज्वालामुखी फूट पड़ता है। लेकिन विंस्टन इस नफ़रत को महसूस नहीं करता, बल्कि सोचता है कि गोल्डस्टीन अगर दुश्मन है तो शायद वो सच कह रहा है। ऑरवेल की दुनिया में सत्ता 4 संस्थानों के पास है। पहला, द पार्टी, मुख्य शासक शक्ति। दूसरा, द इनर पार्टी, उच्च वर्ग जो 2% हैं। द आउटर पार्टी, मध्यम वर्ग जो 13% हैं। और चौथा, द प्रोल्स, सामान्य जनता जो 85% हैं। पार्टी के 4 प्रमुख मंत्रालय हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ जो झूठ फैलाता है, मिनिस्ट्री ऑफ लव जो सज़ा देता है, मिनिस्ट्री ऑफ पीस जो युद्ध चलाता है और मिनिस्ट्री ऑफ प्लेंटी जो अभाव फैलाता है। यहाँ सब कुछ डबल थिंक से चलता है। डबल थिंक मतलब एक साथ 2 विरोधी बातों को सच मानना, जैसे वॉर इज़ पीस, फ्रीडम इज़ स्लेवरी, इग्नोरेंस इज़ स्ट्रेंथ। विंस्टन को लगता है कि इस तानाशाही को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लगता है कि शायद कोई उम्मीद है। शायद प्रोल्स, आम जनता के पास शक्ति है। वो लिखता है, इफ़ देयर इज़ होप इट लाइज इन द प्रोल्स। लेकिन पार्टी ने प्रोल्स को इतना व्यस्त कर रखा है रोटी, शराब और मनोरंजन में कि वो सवाल नहीं पूछते। और फिर एक दिन एक लड़की
उसकी ज़िंदगी बदल देती है। वो लड़की है जूलिया, जिसने अचानक एक कागज़ उसके हाथ में थमा दिया। विंस्टन डर गया। उसने सोचा ये गिरफ्तारी का आदेश होगा, लेकिन जब उसने कागज़ खोला उसमें सिर्फ 3 शब्द थे, आई लव यू। कई हफ्ते बीत जाते हैं। उस एक कागज़ के टुकड़े के बाद विंस्टन और जूलिया एक दूसरे से मिलते नहीं, बात नहीं करते। सिर्फ एक नज़र, एक संकेत, एक उम्मीद। और फिर एक दिन वो दोनों एक भीड़ भरी गली में अचानक मिलते हैं। जूलिया फुसफुसा कर कहती है, कल दोपहर विक्ट्री स्क्वायर के पास मिलो। वो अगला दिन उनके लिए आज़ादी का पहला स्वाद होता है। एक सुनसान जंगल में जहाँ कोई टेलीस्क्रीन नहीं, कोई निगरानी नहीं, वहाँ जूलिया और विंस्टन पहली बार खुलकर सांस लेते हैं। जूलिया हंसती है, विंस्टन मुस्कुराता है, शायद बरसों बाद। जूलिया बताती है कि वो एक सामान्य पार्टी की सदस्य नहीं है। उसने पहले भी पार्टी के खिलाफ छोटे छोटे विद्रोह किए हैं, नियम तोड़े हैं, झूठ बोले हैं, संबंध बनाए हैं, क्योंकि वो जानती है कि पार्टी इंसानियत को मार रही है। जूलिया कहती है, दे वांट टू एबॉलिश प्लेजर, इफ़ यू आर हैप्पी यू आर डेंजरस। उनका रिश्ता सिर्फ रोमांस नहीं, यह एक राजनीतिक विद्रोह है। हर वो चुंबन, हर छुअन पार्टी के खिलाफ एक वार है। विंस्टन सोचता है, जब तक हम प्यार कर सकते हैं हम इंसान हैं। विंस्टन एक पुराना कमरा किराए पर लेता है, एक पुरानी इमारत में, उस इलाके में जहां प्रोल्स रहते हैं। इस कमरे में कोई टेलीस्क्रीन नहीं है, सिर्फ एक पुराना बिस्तर, एक खिड़की, एक दीवार घड़ी और एक कांच का पेपर वेट। वहाँ जूलिया अक्सर आती है, चॉकलेट लाती है, कॉफ़ी लाती है, गुलाब की खुशबू लाती है। इस कमरे में दोनों को लगता है जैसे वक्त थम गया हो। जूलिया कहती है, हम यहाँ सुरक्षित हैं, लेकिन क्या वो वाकई सुरक्षित हैं? विंस्टन का भरोसा बढ़ता जा रहा है कि पार्टी के खिलाफ कोई तो है, कोई विद्रोही संगठन जिसे ब्रदरहुड कहा जाता है, जिसका नेता है इमैनुअल गोल्डस्टीन। एक दिन एक रहस्यमयी मुलाकात होती है। ओब्रायन नाम का एक उच्च अधिकारी जो विंस्टन के साथ मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ में काम करता है उसे बुलाता है। विंस्टन को लगता है ओब्रायन पार्टी के खिलाफ है। ओब्रायन पूछता है, क्या तुम पार्टी के लिए मरने को तैयार हो? क्या तुम झूठ बोलने, हत्या करने, बच्चों को भ्रष्ट करने तक को तैयार हो? क्या तुम जूलिया से अलग होने को तैयार हो? विंस्टन झिझकता है, लेकिन कहता है हाँ। जूलिया भी सहमति में सिर हिलाती है। लेकिन जब जूलिया से पूछा जाता है, क्या तुम चाहोगी कि विंस्टन को गोली मार दी जाए, वो चुप हो जाती है। ये सच्चाई है। उनका प्यार विद्रोह से भी गहरा है। ओब्रायन विंस्टन को एक किताब देता है, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ओलिगार्किकल कलेक्टिविज्म, लेखक इमैनुअल गोल्डस्टीन। ये किताब विंस्टन के विचारों को खोल देती है। इस किताब की कुछ प्रमुख बातें हैं, जैसे शक्ति का लक्ष्य शक्ति है। पार्टी सिर्फ इसलिए सत्ता में रहना चाहती है ताकि वो हमेशा सत्ता में रह सके। समाज की संरचना, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। हर क्रांति बस मध्य वर्ग को ऊंचे वर्ग में लाने का तरीका बन जाती है। स्थायी युद्ध का लाभ। युद्ध एक साधन है जनता को गरीबी में और भय में रखने के लिए, ताकि वो सवाल ना पूछे। निगरानी और मानसिक नियंत्रण। सबसे बड़ा खतरा है मन का नियंत्रण। ये किताब विंस्टन को लगता है सच्चाई है। अब वो जान चुका है कि पार्टी कैसे सोच को भी नियंत्रित करती है। डबल थिंक का मतलब, आप जानते हैं कि पार्टी झूठ बोल रही है, फिर भी आप उसे सच मानते हैं, क्योंकि ऐसा ना करना थॉट क्राइम है। जूलिया को गोल्डस्टीन की किताब उतनी दिलचस्प नहीं लगती। वो कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्यों सत्ता में है, मुझे फ़र्क पड़ता है कि हम उससे कैसे बच सकते हैं। जूलिया एक व्यवहारिक विद्रोही है, विंस्टन एक विचारशील क्रांतिकारी, लेकिन दोनों का दुश्मन एक है, बिग ब्रदर। वो पुराना कमरा जो दोनों के लिए एक पनाहगाह था, धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी बन जाता है। एक दिन विंस्टन एक कांच का पेपरवेट देखता है और कहता है, ये एक बंद दुनिया है, जैसे हमारे कमरे में समय ठहर गया है, लेकिन समय कभी नहीं ठहरता। विंस्टन और जूलिया के लिए वो कमरा एक सपना बन गया था, लेकिन हर सपना एक दिन टूटता है। एक रात जब दोनों सो रहे होते हैं, अचानक कमरे में एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजती है, यू आर द डेड। दीवार में छिपे हुए टेलीस्क्रीन से वो आवाज़ आती है और तभी दरवाज़ा टूटता है। सैनिकों की टोली अंदर घुसती है, जूलिया को ज़मीन पर पटक देती है और विंस्टन का सिर एक लाठी से फोड़ा जाता है। उसी क्षण कमरे में टंगी उस कांच की खूबसूरत वस्तु, वो पेपरवेट,
ज़मीन पर गिरता है और बिखर जाता है। विंस्टन देखता है हमारा सपना ख़त्म हो गया। जूलिया को अलग ले जाया जाता है और विंस्टन को मिनिस्ट्री ऑफ लव। मिनिस्ट्री ऑफ लव नाम से लगता है मानो ये कोई करुणा की जगह होगी, लेकिन यहाँ प्यार नहीं, केवल भय है। विंस्टन को एक अंधेरे कमरे में रखा जाता है, भूखा, गंदा, अकेला। हर कुछ घंटे बाद उसे इंटरोगेशन रूम में ले जाया जाता है। पहले उसे डराया जाता है, फिर मारा जाता है, फिर पूछताछ होती है। सवाल नहीं पूछे जाते, बल्कि उसे ज़बरदस्ती जवाब दिए जाते हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब ओब्रायन सामने आता है, जिसे विंस्टन अब तक अपना दोस्त और क्रांतिकारी मानता था। असल में वो पार्टी का ही सदस्य था। तुम्हें क्या लगा विंस्टन, हमने तुम्हें इतने समय तक क्यों आज़ाद छोड़ा? विंस्टन को एहसास होता है कि वह शुरुआत से ही निगरानी में था। उसका रिश्ता, उसकी डायरी, उसकी किताबें, सब ओब्रायन और पार्टी ने देखा। ओब्रायन विंस्टन को एक मशीन से जोड़ता है। एक बार विंस्टन कहता है 2 + 2 = 4। ओब्रायन कहता है नहीं विंस्टन, अगर पार्टी कहे तो 2 + 2 = 5। और फिर झटका तब तक जब तक विंस्टन कह नहीं देता हाँ 2 + 2 = 5। ओब्रायन कहता है तुम्हारा दिमाग हमारा है, हम तुम्हारे विचारों को बदलेंगे, तुम्हारी आत्मा को पूरी तरह नया बनाएंगे, तुम्हें बिग ब्रदर से प्यार करना सिखाएंगे, ना कि केवल डरना। विंस्टन को ऐसा महसूस होता है कि शरीर का टूटना आसान है, लेकिन आत्मा का टूटना सबसे भयावह। विंस्टन बार बार जूलिया को याद करता है। ओब्रायन कहता है तुम जूलिया से कभी नहीं मिलोगे, और अगर कभी मिले भी तो तुम दोनों अजनबी रहोगे, क्योंकि अब तुम वो नहीं जो पहले थे। ओब्रायन हर उस स्मृति को मिटाने की कोशिश करता है जो विंस्टन को मानव बनाती है। और फिर आता है वो क्षण जब विंस्टन को ले जाया जाता है रूम 101 में। ये वो कमरा है जहां हर कैदी का सबसे बड़ा डर रहता है, और विंस्टन का डर है चूहे। ओब्रायन उसे एक मास्क दिखाता है जिसके आगे 2 भूखे चूहे हैं, और वो मास्क विंस्टन के चेहरे पर लगाने वाला है। विंस्टन चीख उठता है नहीं प्लीज़, जूलिया को कर दो, मुझे नहीं। वो एक क्षण जब विंस्टन जूलिया से गद्दारी करता है। पार्टी की असली जीत वहीं होती है। अब विंस्टन के अंदर कुछ मर चुका है। अब उसे जूलिया से प्यार नहीं रहा, बल्कि बिग ब्रदर से प्रेम हो गया है। कई महीनों बाद विंस्टन को रिहा कर दिया जाता है। वो अब एक कैफ़े में अकेले बैठता है, शराब पीता है, खिड़की से बाहर बर्फ़ गिरते हुए देखता है और सोचता है अब मैं बिग ब्रदर से प्यार करता हूँ। विंस्टन अब अकेला है। वो एक बेंच पर बैठा है, बर्फ़ गिर रही है, उसके हाथ में विक्ट्री जिन की बोतल है, आंखों में खालीपन और दिल में कुछ नहीं। आई लव बिग ब्रदर, यही उसका आखिरी विचार है। ऑरवेल की किताब का अंत विंस्टन की हार से होता है, लेकिन असल में ये एक आगाज है, एक चेतावनी का, एक विचार का, एक सवाल का। अब सवाल ये है, क्या 1984 सिर्फ कल्पना थी या आज की सच्चाई? चलिए टुकड़ों में समझते हैं। पहला, सर्विलेंस स्टेट। आज हमारे पास टेलीस्क्रीन नहीं, लेकिन हमारे पास है स्मार्टफोन, इंटरनेट, सीसीटीवी, फेशियल रिकॉग्निशन, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम। हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म हमें ट्रैक करता है। हमारी लोकेशन, रुचियाँ, सोच, व्यवहार, सब कुछ डेटा में तब्दील हो चुका है। आपका फ़ोन बंद है, लेकिन आपका माइक्रोफोन चालू है। क्या ये बिग ब्रदर नहीं? ऑरवेल ने कहा था, जो अतीत को नियंत्रित करता है वही भविष्य को नियंत्रित करता है। आज गूगल के सर्च एल्गोरिदम, ट्विटर ट्रेंड्स, यूट्यूब रिकमेंडेशंस, ये सब तय करते हैं कि हम क्या देखें, क्या सोचें। आज जो वायरल है वही सच बन जाता है। फेक न्यूज़ इतनी असली लगती है कि हमें असली न्यूज़ पर शक होता है। ऑरवेल की मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ अब डिजिटल रूप में हमारे सामने है। शिक्षा का इंडोक्ट्रिनेशन। स्कूल में रचनात्मकता सिखाई नहीं जाती, बल्कि एक फॉर्मेट, एक सिस्टम सिखाया जाता है। सवाल पूछना बगावत माना जाता है, रटना समझदारी मानी जाती है। जो किताबों में है वही अंतिम सत्य है। क्या यही थॉट कंट्रोल नहीं? न्यूज़ पिक और भाषा का हथियार। 1984 में न्यूज़ पिक का उद्देश्य था भाषा को इतना सीमित कर देना कि लोग सोच ही ना सके। और आज हेट स्पीच, कैंसिल कल्चर, पॉलिटिकल करेक्टनेस, मीम्स, ट्रोल आर्मीज़, इन सब ने भाषा को एक युद्ध का मैदान बना दिया है। अगर आप शब्दों को बदल दो तो आप सोच को भी बदल सकते हो। लव, ट्रस्ट और इमोशंस का अंत। 1984 में
प्यार अपराध है। आज के दौर में रिश्ते ऐप आधारित हो चुके हैं। प्राइवेसी की कोई गारंटी नहीं, भरोसा एक टर्म्स एंड कंडीशंस बन गया है। क्या हम भी उसी दिशा में नहीं बढ़ रहे? आज का बिग ब्रदर कोई एक आदमी नहीं बल्कि एक सिस्टम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, एल्गोरिदम, सेंसरशिप, फियर, और दुख की बात यह है कि हमने खुद उसे स्वीकार किया है। क्या विंस्टन की तरह हम भी हार मान लें, या हम सोचें, सवाल पूछें और सच को पहचानें? ऑरवेल का उद्देश्य विंस्टन की हार नहीं था बल्कि हमारी चेतना को जगाना था। फ्रीडम इज़ अ फ्रीडम टू से दैट 2 + 2 मेक 4। अगर हम ये भी नहीं कह सकते तो हम इंसान नहीं, मशीन है। 1984 हमें डराता नहीं, हमें जगाता है। ये किताब हमें बताती है कि डर से बड़ा होता है सच, व्यवस्था से बड़ा होता है विवेक, और सबसे बड़ी क्रांति होती है स्वतंत्र सोच। अब तक हमने जाना कैसे ऑरवेल की कल्पना एक तानाशाही समाज की भयावह तस्वीर खींचती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ सरकारों और सत्ता की बात है, या फिर ये हमारे घरों, स्कूलों और समाज की भी कहानी है? जैसे 1984 में परिवार भी पार्टी के नियंत्रण में है। बच्चों को सिखाया जाता है कि वे अपने माता पिता की निगरानी करें। विंस्टन देखता है कि बच्चे अपने माँ बाप की जासूसी करते हैं, उन्हें थॉट क्राइम के लिए पकड़वाते हैं। ये यूथ लीग और जूनियर स्पाइस का दौर है। क्या आज हम भी अपने बच्चों को वही सिखा रहे हैं? जब बच्चों को स्क्रीन, गेम्स और ऐप्स में व्यस्त रखा जाता है तो क्या हम उन्हें आज़ादी दे रहे हैं या संशोधित सोच? ऑरवेल के समाज में बच्चों की मासूमियत खो चुकी है। वे सोच नहीं पाते, सिर्फ रिपीट करते हैं। वे कल्पना नहीं करते, सिर्फ रिपोर्ट करते हैं। उन्हें ट्रेंड किया जाता है इंसान बनने के लिए नहीं, पार्टी का सैनिक बनने के लिए। और आज भी बच्चा सवाल पूछे तो कहा जाता है बकवास मत कर। बच्चा चुप रहे तो कहा जाता है सुनो और मानो। क्रिएटिविटी की जगह सिलेबस का वजन थोप दिया जाता है। क्या यह भी थॉट कंट्रोल नहीं? ऑरवेल की दुनिया में मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ इतिहास को बदलती है। आज हमारे स्कूल तथ्य को इतिहास बताते हैं, आंकड़ों को सच्चाई कहते हैं, और जो पाठ्यक्रम में नहीं है वो गलत है। क्या हमारे बच्चे सोच रहे हैं या सिर्फ अंक जुटा रहे हैं? 1984 में कोई शिक्षक नहीं होता, सिर्फ प्रशिक्षक होते हैं। वो सोच नहीं सिखाते, आज्ञा मानना सिखाते हैं। आज अगर एक शिक्षक किसी बच्चे को कल्पना करने के लिए प्रेरित करता है तो वह सिलेबस से भटक जाता है। क्या आज के शिक्षक भी विंस्टन की तरह एक बंद दुनिया में कैद हैं? 1984 में स्कूल मिलिट्री कैंप जैसे हैं। आज कई स्कूलों में यूनिफॉर्म एक जैसे, प्रश्न एक जैसे, उत्तर एक जैसे और सोच भी एक जैसी। क्या यूनिफॉर्मिटी ने इंडिविजुअलिटी को मार डाला है? बच्चों को सवाल पूछने दीजिए, क्यों से डरिए मत। शिक्षकों को सोचने दीजिए, सिलेबस से पढ़े जाने की छूट हो। अभिभावकों को सहयोगी बनाइए, डर से नहीं समझ से पालिए। स्कूल को प्रयोगशाला बनाइए जहां बच्चों को विचार करने, असहमत होने और गलती करने की आज़ादी हो। 1984 में विंस्टन और जूलिया का रिश्ता पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उसमें सच्चाई और प्यार था। आज भी अगर घर में विश्वास नहीं, अगर डर हर रिश्ते में घुस जाता है, तो क्या हम समाज नहीं तानाशाही बना रहे हैं? हमने देखा कि विंस्टन हार गया, उसका प्यार, सोच और आत्मा सब कुचल दिए गए। लेकिन ऑरवेल की किताब का उद्देश्य हार को स्वीकारना नहीं बल्कि उससे सीखना है। ऑरवेल ने 1984 सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखा था। ये किताब एक विचार है जो हमें झकझोरती है, हमें पूछने पर मजबूर करती है, क्या हम आज़ाद हैं? क्या हम सोच सकते हैं? क्या हमारी आवाज़ अब भी हमारी है? आज एल्गोरिदम हमारी सोच तय करते हैं। हम सोशल मीडिया पर जो पसंद करते हैं वही हमें फीड होता है। हम जिसे सुनना चाहते हैं बस वही सुनते हैं। ये सब थॉट बबल है जहाँ सच्चाई बाहर रह जाती है। ऑरवेल का डर था कि हम खुद अपनी गुलामी पसंद करने लगेंगे, और यही हो रहा है। हम 24 घंटे कनेक्टेड हैं लेकिन डिस्कनेक्टेड भी हैं अपने विचारों और संवेदनाओं से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक, डेटा सर्विलेंस, ये सब विंस्टन को हर पल याद दिलाते हैं। आज बिग ब्रदर कोई इंसान नहीं बल्कि हर ऐप, हर क्लिक बिग ब्रदर है। हर वो इंसान जो सवाल पूछता है वो विंस्टन है, जो प्यार करता है
जो कल्पना करता है वो विंस्टन है। आज अगर कोई बच्चा किसी किताब से बाहर की बात करता है, अगर कोई छात्र शिक्षक को असहमति जताता है तो उसे रिबेलियस कहा जाता है। लेकिन शायद वही बच्चे ऑरवेल के विंस्टन हैं, जो इस दुनिया में सच्चाई की लौ जलाए हुए हैं। विंस्टन हार गया, लेकिन ऑरवेल चाहता था आप ना हारें। ये किताब एक अलार्म है कि अब भी समय है। डोंट लेट इट हैपन, इट डिपेंड्स ऑन यू। विंस्टन लिखते हैं, फ्रीडम इज़ द फ्रीडम टू से दैट 2 + 2 make 4. If that is granted, all else follows. अगर हम इतना भी कह सकें तो उम्मीद बाकी है। 1984 एक डिस्टोपिया है, लेकिन ये हमें एक बेटर वर्ल्ड का रास्ता दिखाता है। अब आप तय करें, आप विंस्टन की तरह हारेंगे या जागेंगे। ये सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं, ये एक मिशन है। किताबें हमें सोचने, समझने और सवाल करने की ताकत देती है। 1984 सिर्फ ऑरवेल की कल्पना नहीं, ये हमारी चेतना का परीक्षण है। किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, वो चेतावनी होती है, हथियार होती है और बदलाव की शुरुआत होती है। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको लगता है कि 1984 आज के लिए सबसे ज़रूरी किताबों में से एक है। कमेंट में बताएं, क्या आपको विंस्टन से सहानुभूति हुई? क्या आपको ऑरवेल की चेतावनी आज की दुनिया में दिखती है? और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम मिलकर सोचें, पढ़ें और समाज को बेहतर बनाएं। जय हिंद, धन्यवाद।